हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एकेडमी में। यह वीडियो इस कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर के बारे में है, लेकिन अगर आपने मेरा इसके पहले का कोर्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो चेक नहीं किया है तो उसे प्लीज चेक कीजिए। मैं उसको डाल दूंगा आई बटन में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और स्किप करने से आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि मेरा कंटेंट साइबर सिक्योरिटी पर आधारित है, मुझे यह डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसीलिए अगर आपका कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट आप फेस कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल की सलाह लेनी चाहिए। हमारा ये कोर्स टोटल 8 मॉड्यूल में डिवाइडेड है और ये 8 मॉड्यूल 4-4 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो मैं वो चैप्टर्स भी इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मॉड्यूल का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं और इस मॉड्यूल से आपको क्या सीखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। इस पहले मॉड्यूल में आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के इवोल्यूशन के बारे में समझेंगे कि कैसे ये फील्ड इतना बड़ा बन गया, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इस फील्ड की, पास्ट में क्या हुआ था, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। इस करियर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोर स्किल्स को आप समझेंगे डिटेल में, और एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का टिपिकल डे कैसा होता है वो भी आपको जानने को मिलेगा। CIA ट्रायड, जो कि इस फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको आप डिटेल में समझेंगे। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टूल्स को आप सीखेंगे। आपको सिक्योरिटी एथिक्स की वैल्यू समझ में आएगी कि क्यों एथिकल रहना हम सभी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे स्किल्स जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्किल्स आप मॉड्यूल 1 से सीख पाएंगे। अब हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं और एक सिक्योरिटी इंसिडेंट को एक वेदर इंसिडेंट से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक वेदर अलर्ट आता है कि आपके शहर में बहुत तेज तूफान और बहुत तेज से बारिश होने वाली है। जाहिर सी बात है कि आप उस तूफान के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। आप घर के सारे दरवाजे, खिड़की और जितने भी ओपनिंग्स हैं सबको बंद कर लेते हैं। आप ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्रोसरीज, फर्स्ट एड और मेडिकल सप्लाईज का सफिशिएंट स्टॉक आपके पास मौजूद है। आपके घर में अगर कोई भी थोड़ा सा छोटा सा जगह ओपन है तो उसे आप ब्लॉक करते हैं, कोई लीकेज है तो उसे आप सील करते हैं ताकि तूफान घर के अंदर ना आए। आप यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें जब तक ये तूफान खत्म नहीं होता है, तो सुरक्षा बनाए रखें। तूफान और बारिश के शांत होते ही आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप प्रॉपर्टी की साफ सफाई करते हैं, कुछ डैमेज अगर हो गया है तो उसको रिपेयर करते हैं। आप एक प्लान भी तैयार करते हैं जिससे कि अगर आने वाले भविष्य में कभी दोबारा ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो उसमें नुकसान को मिनिमाइज किया जा सके, जो इस बार नुकसान हुआ उससे कम नुकसान हो। एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और ठीक इसी तरह आपको इसका सामना भी करना पड़ता है। अब हम साइबर सिक्योरिटी समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी में आपको नेटवर्क्स, डिवाइसेस, इंडिविजुअल्स और इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना होता है, और इससे हम डेटा के कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के ये कुछ अलग अलग पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं, तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन के इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि जो हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मिसयूज से बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करना। एंड पॉइंट सिक्योरिटी का मतलब कि जो डिवाइसेज हम लोग डे टू डे यूज में लेते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है कि डेटा को पूरी लाइफ साइकिल में प्रोटेक्ट करना। आइडेंटिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि सही समय पर
सही इंडिविजुअल्स को सही रिसोर्सेज का एक्सेस देना। ऑपरेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि डे टू डे ऑपरेशंस और डेटा प्रोसेसिंग को प्रोटेक्ट करना। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब है कि किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट की वजह से आपका ऑपरेशंस इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, आपके बैकअप्स रेडी होने चाहिए। यूजर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसमें यह है कि आप यूजर्स को ट्रेन करिए। एक बेसिक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग तो सबके पास होनी चाहिए उनको साइबर अटैक से बचाने के लिए। साइबर सिक्योरिटी में एक वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और रिस्पॉन्ड भी करने के लिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग, सेलेक्ट 3 आंसर्स। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको 3 सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और मैं 5 सेकंड का पॉज लेने के बाद आपको आंसर बता दूंगा। तो इसका सही जवाब है ये पहला 3 ऑप्शन, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड से कॉन्फिडेंशियलिटी इंप्रूव होती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स को गेस करना भी मुश्किल है और भी किसी अदर टेक्निक्स से मतलब उसको हैक करना भी उतना ही मुश्किल है। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में थ्रेट एक्टर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप जो सिक्योरिटी थ्रेट है सबके लिए, है ना। तो इसको आगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अब हम सिक्योरिटी के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि सिक्योरिटी हमें एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स से बचाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल थ्रेट का मतलब है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से जो थ्रेट है कंपनी को, है ना, उसको एक्सटर्नल थ्रेट कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल फैक्टर्स के वजह से ही अगर कोई थ्रेट हो जाए कंपनी को तो वो इंटरनल थ्रेट के अंदर काउंट होता है। इंटरनल थ्रेट का एक एग्जांपल है कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय गलती से किसी कॉम्प्रोमाइज्ड लिंक पर क्लिक कर दिया तो वो इंटरनल थ्रेट है। दूसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने जानबूझकर डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया है तो वो भी इंटरनल थ्रेट ही है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉग्स रखने जरूरी होते हैं कि जैसे सारा कुछ पता होना चाहिए कि कब, कितने बजे, किस एम्प्लॉय ने किस डेटा का एक्सेस लिया है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो जब कोई इंसिडेंट हो तो। सिक्योरिटी का दूसरा बेनिफिट है मीट्स रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लायंसेस को मीट करना पड़ता है और ऐसा नहीं करने पर उनको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फाइन भरना पड़ेगा या तो कुछ केसेस में बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है। इससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है और इंप्रूव भी होती है। सिक्योरिटी का चौथा बेनिफिट है रिड्यूसेस एक्सपेंसेस, मतलब ये कि मान लीजिए कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के किसी फॉल्ट के वजह से होता है तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को ना फाइन भरना पड़ता है। तो यही है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे ज्यादा फाइन आज तक मेटा भर चुका है जो कि $68 बिलियन से भी ज्यादा है। सिक्योरिटी का पांचवा बेनिफिट है कि इट मेंटेन्स ब्रांड ट्रस्ट, और ये मैं आपको याहू और गूगल के एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। याहू स्टार्ट हुआ था जनवरी 1994 में और गूगल स्टार्ट हुआ सितंबर 1998 में, लेकिन फिर भी गूगल याहू से बहुत आगे निकल गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि याहू के सर्च रिजल्ट्स में रेलेवेंस और क्वालिटी इश्यूज थे जिनको वो फिक्स नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि यूजर्स को बहुत सारे स्पैमी लिंक्स का सामना करना पड़ता था और कई केसेस में फ्रॉड भी हो रहा था। गूगल अपना पेज रैंक एल्गोरिदम लेकर आया जिससे कि सर्च रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए। इससे क्या हुआ कि यूजर्स का ट्रस्ट गूगल में बन गया और लोग भरोसा करने लगे इस पर, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने के बावजूद भी याहू गूगल से बहुत पीछे रह गया। अब हम लोग साइबर सिक्योरिटी करियर को डिस्कस करते हैं। तो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंप्यूटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना होता है, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल नेटवर्क है
है ना, उसका रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है और ये सिक्योरिटी एनालिस्ट ही करता है। अगर कोई थ्रेट डिटेक्ट होता है तो सिक्योरिटी एनालिस्ट ही सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, स्पेशली टेक कंपनीज या फिर कोई साइबर सिक्योरिटी फर्म, तो ये लोग मतलब रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट कराते हैं जिसमें सिक्योरिटी एनालिस्ट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेसेस को निकाल कर सामने ला कर दें। इस तरह के एक्सरसाइज को पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर एथिकल हैकिंग भी कहा जाता है। और सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करता है कि वीकनेस निकाल के कंपनी को बता देता है कि ये वीकनेसेस हैं और इसीलिए आपको कुछ करना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि आप कहीं भी घर से बाहर निकलते वक्त जब अपना मेन डोर लॉक करते हैं तो उसे एक बार आप टेस्ट करते हैं अनलॉक करके कि कहीं ये मतलब अनलॉक तो नहीं हो रहा है ट्राई करने से, ताकि कोई चोर आकर चोरी ना कर जाए। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बिल्कुल सिमिलर एक्सरसाइज होती है। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम केवल रिस्पॉन्ड करना नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को प्रिवेंट करना भी होता है। और इसके लिए वो यूजुअली आईटी टीम्स के साथ काम भी करते हैं ताकि जो मतलब प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर है उनका इंस्टॉलेशन और उनका कॉन्फ़िगरेशन किया जा सके टाइमली। इसके अलावा प्रोडक्ट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वो डेवलपमेंट टीम्स के साथ मिलकर भी काम करते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपमेंट में सिक्योरिटी एनालिस्ट का भी एक से होता है, ताकि क्या हो कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो डेटा प्रोटेक्शन जो जरूरत है, जो नीड्स है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट को पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट करने भी कहा जा सकता है। एक सिक्योरिटी ऑडिट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज का रिव्यू होता है, जिसमें कि एक एनालिस्ट देख सकता है कि कोई इन हाउस इश्यूज तो नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिविजुअल कंप्यूटर पासवर्ड सारे एम्प्लॉयज के पास तो अवेलेबल नहीं है। अब कोर स्किल्स की तरफ नजर डालते हैं। पहले होते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स, जिनका मतलब ये होता है कि ऐसे स्किल्स जो अदर एरियाज से डिफरेंट करियर्स में आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे होते हैं टेक्निकल स्किल्स, इनको भी डिफरेंट करियर्स में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक करियर स्पेसिफिक स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ टूल्स, प्रोसीजर्स या पॉलिसीज हो गए। सबसे पहले ट्रांसफरेबल स्किल्स देखते हैं। इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट को पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना और एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और इनको तो अपने सुपरवाइजर्स को भी रिपोर्ट देना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी के लिए स्टेप्स लिया जा सके। कोलैबोरेशन भी बहुत ही ज़रूरी स्किल है, क्योंकि एक सिक्योरिटी एनालिस्ट अक्सर टीम्स में काम करता है जिसमें इंजीनियर्स, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स या एथिकल हैकर भी हो सकता है टीम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मान लीजिए नया सिक्योरिटी फीचर रोल आउट कर रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, एथिकल हैकर सब रहेगा, है ना। या फिर आपको डिफरेंट टूल्स भी रिकमेंड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को ताकि इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जा सके। और लास्ट ट्रांसफरेबल स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको डायग्नोज करना, उसका सॉल्यूशन रिकमेंड करना बहुत जरूरी स्किल है। इतना ही नहीं, थ्रेट एक्टर्स और ट्रेंड्स को भी आपको पहचानने आना चाहिए ताकि आप फ्यूचर थ्रेट को हैंडल कर सकें। अब टेक्निकल स्किल देखते हैं। तो पहला है प्रोग्रामिंग। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए क्योंकि इससे डे टू डे टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो ये इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैंने इस कोर्स में इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। तो पाइथन और सिक्वल में आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। दूसरा टेक्निकल स्किल है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स। इनको सिम टूल्स भी कहा जाता है। सब इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है क्रॉनिकल और स्प्लंक। इसको भी हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे। सिम टूल्स को यूज करके आप थ्रेट्स, रिस्क और वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एनालाइज कर सकते हैं, और बाद में कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का यूज करके इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तीसरा है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेटर और फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, ठीक उसी तरह डिजिटल दुनिया में भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो कि नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्रिमिनल एविडेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर 3 एसेंशियल स्किल्स दैट एंट्री लेवल सिक्योरिटी एनालिस्ट शुड फोकस ऑन डेवलपिंग। इसमें से आपको 3 सही जवाब सेलेक्ट करना है और मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा और उसके बाद आंसर आपको बता दूंगा। इसका जवाब है
ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइबर सिक्योरिटी के करियर में आगे बढ़ने के लिए सिक्योरिटी एनालिस्ट को मोटिवेशन और विलिंगनेस टू लर्न भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एनालिस्ट को प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो उसे प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, और अगर आती है तो अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इसी तरह से वो आगे बढ़ सकता है। साइबर सिक्योरिटी बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करता है, प्राइवेसी इंश्योर करता है और साइबर सिक्योरिटी बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करता है, प्राइवेसी इंश्योर करता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेटा ब्रीच होता है तो फिर उससे एसोसिएटेड जितने भी लोग या बिजनेसेस हैं सब पर असर पड़ता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे से मेंटेन होता है उसमें यूजर ट्रस्ट भी ज्यादा होता है वैसी कंपनीज में, जिसके वजह से बिजनेस भी ज्यादा होता है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी उतना ही ज्यादा होता है। डेटा ब्रीच से केवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बल्कि उसके कस्टमर्स और पार्टनर्स, वेंडर्स को भी खतरा रहता है, तो इसलिए इससे पीआईआई एक्सपोज होने का भी खतरा होता है। चलिए अब देखते हैं पीआईआई होता क्या है। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी इंसान को पर्सनली आइडेंटिफाई करता है उसको पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन या फिर पीआईआई कहा जाता है। तो ये कुछ पीआईआई के एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये फुल नेम और नीचे होम एड्रेस देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। और ऐसे पीआईआई जो इंसान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान या उसके प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको ना सेंसिटिव पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन या फिर एसपीआईआई के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये कुछ एसपीआईआई मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक डेटा से जो स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये सब एसपीआईआई है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, ये सब सेंसिटिव है और एसपीआईआई के कैटेगरी में रखा गया है। एसपीआईआई और पीआईआई को अगर कंपेयर करें तो एसपीआईआई का चोरी होना ज़्यादा डैमेजिंग माना जाता है किसी भी इंसान के लिए, और किसी भी डेटा ब्रीच के दौरान थ्रेट एक्टर्स पीआईआई और एसपीआईआई को चोरी करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आइडेंटिटी थेफ्ट देखते हैं। किसी इंसान के पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी करके और उसको बिना उसके परमिशन के यूज करना एक तरह का क्राइम है जिसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। ये जनरली फाइनेंशियल गेन के लिए किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपका आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स या कोई और सेंसिटिव डेटा हो सकता है। इसीलिए आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये ऐसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। और यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की माने तो 2030 तक ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत 30% से ज्यादा बढ़ जाएगी। आप भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड का एक हिस्सा बनकर दुनिया को एक सेफर प्लेस बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अब कुछ स्किल्स देखते हैं जिनका यूज करके सिक्योरिटी एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। तो पहला है एनालिटिकल थिंकिंग। इसका यूज अक्सर सिक्योरिटी एनालिस्ट करते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम्स को मॉनिटर करते हैं, सिक्योर करते हैं, पोटेंशियल थ्रेट्स जो होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, सिस्टम प्रिविलेजेस डिफाइन करते हैं और रिस्क कम करने के मेथड्स आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा स्किल है कोलैबोरेशन। ये भी अक्सर यूज होता है खासकर एक्टिव थ्रेट रिस्पॉन्स के टाइम। और उस समय अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करना होता है, कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स को रिस्टोर करना होता है और अक्सर ऐसे सिचुएशन में टीम्स को आपस में कोलैबोरेट करना होता है। तीसरा स्किल है मालवेयर प्रिवेंशन। किसी भी थ्रेट या वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इन एनालिस्ट को ही ये सब काम करने होते हैं और क्योंकि मालवेयर डिवाइसेस और नेटवर्क्स को डैमेज कर सकता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एनालिस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का भी रेगुलर यूज करते हैं क्योंकि उनको अपने काम को डॉक्यूमेंट करना होता है और रिपोर्ट देना होता है अपने कंपनी को। उस रिपोर्ट में सब मेंशन करना होता है कि क्या एफर्ट्स लग रहा है, क्या वीक पॉइंट्स हैं और रिकमेंडेशन करना होता है सिस्टम को इन्हांस करने के लिए। तो ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ भी जरूरी है, खासकर तब जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने हैं और सिक्योर प्रोसेसेस को स्टैब्लिश कराना है। तो ऐसे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की समझ होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो है सिम टूल्स का समझ होना। और सिक्योरिटी एनालिस्ट को पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट करना होता है, और ये करते वक्त ये सिम टूल्स उनकी मदद करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स, रिस्क्स और वल्नरेबिलिटीज को समझने में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो है वो अब समाप्त होता है। इसमें हमने साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन किया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कोर स्किल्स को समझा, और साइबर सिक्योरिटी के वैल्यू को भी समझा। और ये कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनको लाइन बाय लाइन रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे पढ़ें जरूर, है ना। और इसके अलावा मैं आपको निस्ट का ग्लॉसरी देखने के लिए भी रिकमेंड करूंगा। ये एक नॉन रेगुलेटरी एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी इसका काफी नाम है ना। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इसके फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं और गाइडलाइंस को यूज करते हैं। तो आपको इस रिसोर्स को भी यूज करना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, और मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर 1 का क्विज तैयार किया है जो आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ये आपकी बहुत मदद करेगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे अगले वीडियो में मैं फर्स्ट मॉड्यूल के सेकंड चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, इसीलिए बने रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।